toss, elected to bat first. From top order, ladies and gentlemen, was magnificent performances. Farhan और साइम अयूब की ऐसी ताबड़तोड़ किस्म की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, which actually gave us a wonderful stand in the Undi order. It was Hassan Nawaz with 15 of 7, then Khushdil not out. On the contrary, I think it was the West Indies bowlers who actually did struggle a bit against Pakistan because they didn't really stand a chance against our opening pair. And then coming down to West Indies, even they came back and they did threaten Pakistan with Athanze and Rutherford making good scores in the opening partnership. On the contrary, it was Sufyan Mukim saving the game, and then towards the end it was Hassan Ali, with death bowling. And we did speak about it towards the end, Pakistan winning by 13 runs. Ji, Madam Sana, what do you make of it? And, good series win for Pakistan. बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग आज सिलेक्शन थी टू स्टार्ट विद. फ़खर जमान नहीं थे और खुशदिल शाह आते हैं, और उस हिसाब से बहुत ज़रूरी था साहबज़ादा फरहान और साइम अयूब को ऊपर से रन्स करना. और ये बड़ा अच्छा लगा कि साहबज़ादा को एक प्रॉपर जो लॉन्ग रन हम बात कर रहे थे कि इनको मिलना चाहिए, वो तीनों मैचेस उनको मिले. और उसमें उन्होंने बताया भी कि क्यों उनको वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जब साहबज़ादा परफॉर्म करते हैं इस यंग टीम के साथ तो एक पूरी टीम की शक्ल बदल जाती है. एक प्रॉपर आपको एक ऐसा बैटर कंप्लीट मिल जाता है जो हर गेयर में खेलता हुआ नज़र आता है और एग्रेसिव भी नज़र आते हैं. उनकी बार बार जब प्रेजेंटेशन में उनकी बात करें तो वो बार बार ये जिक्र करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे रन से टीम मैच जीते. तो ये एक बड़ी अच्छी सोच है और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. साइम अयूब दोबारा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान. विदाउट फ़खर एंड शाहीन आप एक डिसाइडर खेलने जाते हैं एंड मोर और लेस आपके मेजॉरिटी प्लेयर्स उस प्रेशर को हैंडल करते हैं, उसमें से विक्टोरियस निकलते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान. एग्जैक्टली, सर्टनली ग्रीन शर्ट्स इमर्जिंग विद सक्सेस. तनवीर भाई, मैं बाकी बात जरूर करूंगा, अभी हमारे पास काफी टाइम है, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ वो ये है कि लुकिंग एट, जैसे कि आज पाकिस्तान की टीम ने या हमारे खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, ऐसा लगा कि हैप्पी बंच है. दे प्लेड एज अ यूनिट, देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिलिएंट, they did not succumb to the pressure, and that too under the captaincy of Salman Ali Agha. Let's start from here first. देखें, इस किस्म की परफॉर्मेंस जब कोई भी टीम देती है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की जाहिर सी बात कर रहे हैं, तो मज़ा भी आता है कि यार बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है. लेकिन फ़ौरन से नेक्स्ट मैच में ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि हमें बात करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता, जिस तरह हमने आखिरी मैच में बात की, कल लास्ट मैच में. अब ये जो परफॉर्मेंस हुई, इसमें आपके कुछ सीनियर प्लेयर्स भी नहीं खेले थे. मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा था, मैं सीरीज से पहले भी बोल रहा था, हमारी टीम फार बेटर है वेस्ट इंडीज से, हमारा कोई उससे मुकाबला ही नहीं है. लेकिन आप देखें कि पहला मैच हम 13 रन से जीते, 14 रन से. दूसरा मैच हम हार गए, ये मैच भी हम 13 रन से जीते. उसके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा, जो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है. साहबज़ादा फरहान की अगर हम बात करें, देखें, इस लड़के को ना पहले से ही आ जाना चाहिए था, कुछ अरसा पहले से ही आ जाना चाहिए था. अब मुझसे अगर आप ये सवाल करेंगे, मुझे पता, आप बोलेंगे तो पहले से आना चाहिए था, तो किसकी गलतियां थी, वो उस पर मैं अभी नहीं आना चाहता. मैं नहीं पूछ रहा अभी. हम साहिबजादा फरहान की चूंकि आपने बात कर दी है, तो साहिबजादा फरहान को आना चाहिए था. हम इस हवाले से पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, जहाँ पे हमने ये कहा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी थे. हमने साइम की फ्लैम्बॉयंस के बारे में भी बात की थी कि यार आप कैसे चलेंगे. तो मेरा ख्याल है, आई थिंक दिस वाज राइट टाइम फॉर साहिबजादा फरहान टू बी आउट देयर. कल तनवीर भाई ने मुझसे एक सवाल किया था, आज मैं भी करूंगी. करें कि अगर आपके कहने पे हम बाबर रिजवान दोनों को ले आए तो साहबजादा कहाँ खेलेंगे? नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो, अच्छा सवाल है. मैं तो चाहता हूँ मेरे से कोई ना सवाल करे, मजा भी आता है. देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास साहबजादा फरहान भी है, आपके पास साइम अयूब भी है, आपके पास फ़खर जमान भी है, आपके पास ऑलरेडी 3 ओपनर्स हैं, तो अगर आप रिजवान को और बाबर को लेते हैं, या दोनों में से किसी एक को लेते हैं, अगर एक को लेते हैं तो ज्यादातर मेरा ख्याल है चांस बाबर के ही होते हैं, तो आप उसको लेके जा सकते हैं, चौथे नंबर पे लेके जाएं, कोई मसला नहीं है. मिडिल ऑर्डर में आपके पास इस किस्म का प्लेयर जरूर होना चाहिए. और साहबजादा फरहान देखें क्यों परफॉर्म कर रहा है. साहबजादा परफॉर्म इस वजह से भी कर रहा है क्योंकि वो सबको पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है, हर फॉर्मेट में खेलता है, परफॉर्म करता है, चाहे 4 डे क्रिकेट हो, चाहे 1 डे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो. ये हमें सोचने की जरूरत है कि अगर डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स आके परफॉर्म करते हैं और उसको कंसिस्टेंट चांसेस भी मिल रहे हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं सोचना कि नहीं यार, जाहिर सी बात है, एक डोमेस्टिक को हमने वैल्यू देनी है. एक चीज मैं साहबजादा फरहान की ये जरूर मेंशन ये करना चाहता हूँ कि देखो, हर शॉट सिर्फ मिड विकेट पे शॉट नहीं लगता. ठीक है, आप अच्छा खेल रहे हो, आपके बल्ले पे बॉल लग रही है, लेकिन जब साहबजादा फरहान किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट आएगा, उसको सिर्फ एक जगह पे शॉट नहीं मारने देंगे. आज भी आप देख लो, जब वो आउट हुआ
उससे पहले 2-3 ओवर जो खेल रहा था फास्ट बॉल उसको राउंड द विकेट आके ओवर ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स कर रहे थे और वो कवर्स पे बिल्कुल अपनी क्रिकेट को यूज ही नहीं कर रहा, अपने बैट को कवर्स पे यूज ही नहीं कर रहा, वो ऑफ स्टंप पे आके सिर्फ मिड विकेट पे खेली जा रहा है। एग्जैक्टली। अब आप अपने रन्स खुद जाया कर रहे हैं, आप इससे ज्यादा रन्स कर सकते हैं अगर सिर्फ बॉलर को ये पता है। एग्जैक्टली तनवीर भाई, लेकिन फाइनली ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने अभी डोमेस्टिक का भी तस्करा किया कि सारे अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स भी वो खेलते हैं, जो डोमेस्टिक की उनकी परफॉर्मेंस थी उनको वो ट्रांसलेट करने में आज कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वी डिड सी कि उन्होंने अपने इंटरनेशनल अरीना में ही इज गॉट अ स्ट्रॉन्गर फुटप्रिंट। आप उनकी बैटिंग को सना आज कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे जो नज़र आई इम्प्रेसिव बात साहबजादा फरहान की, एक तो इंटेंट बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, वो आपको नज़र आता है कि ही वांट्स टू डोमिनेट। जब उनको अपने जोन में बॉल मिल जाता है फिर वो मैक्सिमम पे ही जाते हैं। ये वेट नहीं करते कि अभी रन रेट क्या है, वो खुद किस रन्स पे खेल रहे हैं। मुझे याद है जो बांग्लादेश के 2 मैचेस इनको बिठाया तो आखिरी मैच में जिस वक्त खेला तो पहला इन्होंने स्टार्ट मैक्सिमम से ही लिया था। सो इट डजंट मैटर कि वो बॉल उनको पहला मिल रहा है या दूसरा मिल रहा है या वो सेट हैं कि नहीं है, ही विल गो फॉर दैट शॉट। और दिस इज़ मॉडर्न डे क्रिकेट कि जिसमें आप मैक्सिमाइज भी करें, स्ट्राइक रोटेशन भी करें और आपकी टीम उन रन की वजह से जीते भी। एग्जैक्टली। बेशक वो 140 के स्ट्राइक रेट से खेले, आज प्लेयर ऑफ द मैच भी वो रहे हैं, लेकिन तनवीर भाई का एक कंसर्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे एक्सेलरेट करना था वहाँ ऐसा लगा भी कि वो थोड़े से स्टक हो गए, और जहाँ पे अभी आपने कहा कि पुल शॉट भी अच्छा है, रिवर्स भी अच्छा खेलते हैं, रिवर्स स्वीप भी मार लेते हैं, काफी उनके पास अरे ऑफ शॉट्स अवेलेबल है। डू यू एग्री विद तनवीर भाई का जो भी कंसर्न है? बिल्कुल। देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं इट्स अ स्टेप अप फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट, और जिस वक्त आप शुरू में आके 1-2 दफ़ा रन्स बनाते हैं या विकेट्स लेनी शुरू करते हैं, उसके बाद ऑपोजिशन आपके ऊपर प्लानिंग शुरू कर देता है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल एरिना में नए होते हैं तो आपको थोड़ा सा लीवे इस तरह से मिल जाता है कि अभी सबको पता नहीं होता आपके शॉट्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो अभी इनके ऊपर काम होगा मजीद, इनके ऊपर बाकी ऑपोजिशन इनको और बॉक डाउन करने की कोशिश करेगी। तो यही काम है अब इंटरनेशनल लेवल पर इन प्लेयर का अपना कि उसको इवॉल्व करे, और जो कोचिंग स्टाफ है वो प्रोएक्टिवली उन चीज़ों पे काम करे जो साहबजादा की गेम में अभी नहीं है। और ये हर प्लेयर का है, आप किसी भी नए प्लेयर को लाएंगे, किसी भी पुराने प्लेयर के साथ इवन आपको ऑपोजिशन, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, वो आपकी वीकनेसेस को अटैक करेंगे। अब उनको टैकल कैसे करना है, काउंटर पंच कैसे देना है, वो अब प्लेयर और कोचिंग स्टाफ का काम है। सो कंप्लीट प्लेयर कोई भी नहीं होता, आप जितना भी कंप्लीट प्लेयर ले लें उसकी भी कहीं ना कहीं वीकनेस होती है। अब उसको वो मैनेज कैसे करेंगे वो उनके ऊपर। एग्जैक्टली। आई थिंक जहां हमने उनके मैनेजमेंट के हवाले से बात की है, जहां उनकी शॉट सिलेक्शन के हवाले से बात की है, वहां तनवीर भाई एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज तो हमें यही लगता है वाज़े तौर पर कि साहिबजादा जो है वो अपनी जगह सीमेंट कर चुके हैं। जो आज फ्लेक्सिबिलिटी दोबारा से देखने को मिली, हसन नवाज हमें तीसरे नंबर पे नजर आए। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम फखर को एज अ फ्लोटर या फिर मिडिल ऑर्डर में यूटिलाइज करें? देखिए, फखर जमान को आप पहले भी यूज कर चुके हैं मिडिल ऑर्डर में, इससे पहले भी यूज हो चुका है। देखिए, मेरी सोच ना थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर आप किसी ओपनर को मिडिल ऑर्डर में लाते हैं तो इसका मतलब जो मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जबरदस्ती का आप एडजस्ट करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। अगर ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर में लेके आते हैं तो अगर फखर जमान जैसा मिडिल ऑर्डर में आ रहा है तो इसका मतलब आप उसको जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हैं। हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में ये होता है कि नीचे से बंदा ऊपर जाता है, नीचे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप कोशिश करते हैं कि यार इसको ऊपर भेजें, जिस किस्म की आजकल की क्रिकेट चल रही है, अगर ये अच्छा कर सकता है तो हमें फायदा होगा। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे किसी को ला रहे हैं, हम क्यों नहीं मिडिल ऑर्डर में? बेशक आप अगर लोग कहते हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर कोई अच्छा प्लेयर है, T20 क्रिकेट का डोमेस्टिक अच्छी खेल रहा है, अगर वो मिडिल ऑर्डर में हमें कहीं ना कहीं से मिल सकता है तो हम उसको क्यों ना लेके आए? तो हसन नवाज देखिए मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए, हसन नवाज का जो हाल है ना, वो जो मुझे समझ आती है ना, इन्होंने हैदर अली वाला कर दी है। उसको पाकिस्तान टीम से एज अ ओपनर खिलाया, फिर उसके बाद वो फ्रेंचाइज में आके जब खेला उसको पावर हिटर के लिए नीचे छठे 7वें नंबर पे 5वें नंबर पे उसको बैटिंग कराने लग गए। तो हसन नवाज जिसने न्यूजीलैंड में आके 100 किया था, एज अ ओपनर किया था, तो वो क्या अब नीचे आके 100 कर पाएगा? क्या उसको हम जो प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो उसको पावर हिटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उसका स्टांस है ना, जो खड़ा होता है बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, उसकी वजह से वो पीछे की बॉल पे इतनी आसानी से अच्छा नहीं हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लड़कों को मैसेज भी देता हूँ कि बहुत सी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। ये टीम वीक है। अच्छा जो बॉलर होगा, हसन नवाज को तगड़े बाउंसर करेगा, वो पुल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा ओपन शोल्डर होगा, ओपन चेस्ट होगा,
तब जाके वो ये चीजें बेहतर कर सकता है। उसका जो स्टांस है एक नजर आता है कि सिर्फ वो सीधा जो है वो खेलता है। ठीक हो गया तनवीर भाई, पॉइंट वेल टेकन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट ऑन दैट एज वेल। एंड स्पीकिंग अबाउट मिडिल ऑर्डर, जहां पे हमने हसन नवाज के हवाले से भी तज़किरा किया कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट फॉर एवरीबॉडी हूज आउट देयर लेडीज एंड जेंटलमैन क्वाइट लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर पाकिस्तान, जिसके हवाले में बात करूंगा इंशाल्लाह वक्फे के बाद। वेलकम बैक। और जहां पे हमने साहिबजादा फरहान के हवाले से बात की, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, वहीं पर मेरा ख्याल है कि बहुत ही जरूरी है कि हम जरूर तज़किरा करें साइम अयूब। ऑलराउंड टैलेंट नजर भी आते हैं इनके, फ्लैम्बॉयंस के हवाले से हमने पहले बात की, 250 इन्होंने किए और यही थे जिन्होंने दूसरी तरफ से हमारे फोर्ट को होल्ड करके भी रखा। 134 के स्ट्राइक रेट से खेले, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 66 फॉर अ गुड कॉज और 49 डिलीवरीज। हाउ डू यू सी साइम अयूब सना? बहुत ज़रूरी था इनका T20 में परफॉर्म करना। इस सीरीज से पहले काफ़ी लीन पैच चल रहा था इनका T20 के, अगर आप फिगर्स देखते थे तो 50s नहीं थी, इस दफ़ा 2 50s इस सीरीज़ में इनकी हुई, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इनके लिए भी। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द वर्ल्ड कप, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की टीम की तैयारी की, डेवलपमेंट की, तो दिस विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पेशली क्योंकि आज फ़खर जमान नहीं थे, तो इन दोनों की इनिंग्स और ज़्यादा क्रूशल नज़र आती है। क्योंकि अभी पता यही चला कि फ़खर जमान को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो सकता है, वो ओडीआईज में भी ना हो। तो ये जब आपको ये पता होता है कि आपका सीनियर मेंबर नहीं है और उसके बाद यू शो कैरेक्टर और आप आके परफॉर्म करते हैं जिस तरह दोनों साहबजादा और साइम ने किया, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान। एग्जैक्टली, इट इज अ ग्रेट साइन। और तनवीर भाई, जैसे हम साइम के हवाले से बात करें, साइम के लिए जो एक चीज बड़ी एविडेंट रही है वो ये कि चूंकि स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छी पिचेस मिलती थी, अच्छी कंडीशंस मिलती थी, तो ऑन द आप जरूर खेलते थे। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में हमने जरा स्ट्रगल करते हुए उनको देखा जहां पे स्लो पिचेस होती थी, लेकिन आज बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अडेप्ट भी किया, अकोमोडेट भी किया, इस पूरी सीरीज में डिलीवर भी किया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब ये पीएसएल में खेल रहे थे 1-2 साल पहले, जब इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया था, और उस टाइम मैंने एक चीज इनके बारे में बोली थी कि मैंने ये बोला था कि इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ अच्छे टैलेंट में से ये एक टैलेंट है। ये अभी उस टाइम इसने डेब्यू भी नहीं किया था, और मैंने ये बात भी बोली थी और आज भी बोल रहा हूँ, ये वो टैलेंट है, ये अगर बाहर हुआ तो आउट ऑफ फॉर्म की वजह से होगा, या जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होगा तब ये पाकिस्तान टीम से छोड़ेगा। अदरवाइज इसमें इतना टैलेंट है, अगर इसका ध्यान अपनी क्रिकेट के ऊपर रहा, इसको पाकिस्तान टीम से साइम अयूब को कोई बाहर नहीं कर सकता। इसमें इतना अच्छा तनवीर भाई, जो मैं पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे मैंने आपका कहा कि अच्छी कंडीशंस में तो ये अच्छा खेलते थे, ऑन द आप खेलते थे, स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन जैसे इन्होंने बांग्लादेश में स्ट्रगल किया ऑन स्लो पिचेस, यहाँ पर वैसे ही लगा, उसके ही बरअक्स यहाँ पर जब हमने बात की थी पिचेस के हवाले से कि स्लो होंगी पिचेस, वहां पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अडॉप्ट किया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर होता है ना, ठीक है, वो जिसके कट्स बहुत अच्छे होते हैं, जिसके पुल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, शॉट्स बड़ी जबरदस्त होती है, वो हमेशा बाउंसी पिच पे बहुत अच्छा खेलता है, और स्पेशली ओपनर, जो ये हैवी ओपनर। लेकिन आप ये देखें, मैं ये कहने लगा था, इंजरी से पहले ये कितनी अच्छी फॉर्म में था, ऑस्ट्रेलिया गया, साउथ अफ्रीका खेला जाके, वो वहाँ बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, इवन बॉल आता है, ऊपर नीचे रहता नहीं, लो होता नहीं, तो वहां पे इसने कितना जबरदस्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में इसने रन्स किए। इसके बाद सब हैरान हुआ, यार इसको क्या हुआ। तो ये जो नेचुरल टैलेंटेड स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं लो पिचेस पे, स्लो, जहाँ पे बॉल नीचे रहता है, ब्रेक होता है, वहां पे स्ट्रगल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्लेयर्स होते हैं ये इम्प्रोवाइजेशन में इतने अच्छे नहीं होते, इनका कॉन्फिडेंस सिंगल डबल से इतना अच्छा नहीं बनता जब तक ये चौके वगैरह सर्किल में अपिश ना खेलें, जो आप ये बोल रहे हैं, उससे इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनता चला जाता है, फिर उसके बाद ही अपनी इनिंग थोड़ी सी बिल्ड करते हैं। तो साइम अयूब के ये जो 250 इसने किए हैं, इसके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे जो भी लड़के इस वक्त खेल रहे हैं, ज्यादातर तो यही अब हमें समझ आता है कि यही लड़के एशिया कप, मैं भी फिलहाल एशिया कप की बात कर रहा हूँ, एशिया कप में जाएगी यही बैटिंग लाइनअप। तो उससे पहले जो लड़का परफॉर्म कर सकता है, अपना कॉन्फिडेंस ले सकता है, चाहे उसमें बॉलर है, चाहे उसमें बैट्समैन है, या जो भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं करें, और जो लड़का इस चांस को अवेल कर सकता है जिस तरह कर रहे हैं लड़के, तो मेरे ख्याल में उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बिल्कुल बूस्ट होगा, बिल्कुल बूस्ट होगा। क्योंकि आपने खुद भी तस्करा कर दिया कि आप एशिया कप के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सना जो अभी तनवीर भाई ने बात की कि जो लड़के खेल रहे हैं, प्रीटी मच यही अब हमारे प्लान्स का भी हिस्सा है। अगर हम इसी सीरीज की बात करते हैं, पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट इंडीज,
टू मी या टू पीपल आउट देयर एज वेल, जो भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यार ये बैटिंग ऑर्डर ठीक है और ये अच्छे से परफॉर्म किया इन्होंने इस सीरीज में. हाउ डू यू सी गोइंग फॉरवर्ड दिस बैटिंग लाइनअप? देखिए काफ़ी अच्छा बैटिंग लाइनअप नज़र आता है, बट मैं अभी भी ये बात करूँगी कि बाबर का वापस आना, एक बंदे का आना इसलिए ज़रूरी है. ठीक है अभी साहबजादा परफॉर्म कर रहे हैं, फ़खर जैसे आज इंजर्ड हुए हैं, कल को खुदा ना खास्ता, क्रिकेट एक ऐसी गेम है किसी वक्त कोई इंजरी हो सकती है. अगर आपके फर्स्ट 11 में कोई इस वक्त नहीं भी आ रहा, क्वालिटी प्लेयर आपके पास बेंच पे तो आप बाबर को नहीं बिठाएंगे, लेकिन बाकी आप के पास एक स्क्वाड में लोग होने चाहिए. क्योंकि उसकी वजह ये, चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा जिस वक्त हमने टीम सेलेक्ट की तो आपको फिर सऊद शकील से ओपन करना पड़ा, जब आपके पास प्रॉपर रीइंफोर्समेंट नहीं थी. स्टेबिलिटी चाहिए. साइम भी इंजर्ड हो गए थे, फखर भी इंजर्ड हो गए थे, फिर आपको क्या करना पड़ा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. जिस बेचारे ने कभी ओपन नहीं किया उसको आपने ओपन पे कर दिया. तो आपको अभी ठीक है आप वेस्ट इंडीज से जीत गए, आप बांग्लादेश से जीत गए, अभी बड़ी टीमों के साथ मुकाबला है, वहां पे एक डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्ले आपको चाहिए होगा. तो मुझे ये लगता है कि अब आप बहुत करीब हैं उस 11 के जो आप सोच सकते हैं. तो अगर इस मैनेजमेंट के थिंक टैंक के दिमाग में बाबर की वापसी है तो वो जो आपकी ट्राई नेशन है वो उसमें होनी चाहिए. आप डायरेक्टली उनको एशिया कप में ना डालें, आप डायरेक्टली उनको वर्ल्ड कप में ना डालें, और अगर आप उसमें नहीं डालते फिर आप इस बैटिंग लाइनर के साथ स्टिक करें, बिकॉज एक सीनियर प्लेयर को भी वापस आके रन बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब वनडे क्रिकेट इतनी हो नहीं रही है. एग्जैक्टली. और जहाँ पे अब मैंने बैटिंग की बात कर दी, आपको लगता है कि एक स्टेबिलिटी वाला प्लेयर हमें ज़रूर चाहिए. इसमें आपने सऊद की मिसाल दी. अब ज़रा बाजिद भाई ऑब्वियसली वहाँ कमेंट्री कर रहे थे, तो बाजिद भाई के साथ हम राब्ते में तो ज़रूर रहे ओवर व्हाट्सएप. बाजिद भाई यू डिड अ वंडरफुल जॉब, लेकिन जो स्टूडियो में हमने गपशप लगाई उनके साथ, उन्होंने सीरीज से पहले ये तज़किरा ज़रूर किया कि यार सुफियान मुकीम जो है वो हमारे लिए वो ब्राइट स्पॉट हो सकते हैं. अब सुफियान मुकीम की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने जो स्लाइडर और फ्लिपर डेवलप किया, जो वैरायटी वो लेकर आए, आई थिंक दैट ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इवन इन टुडेज गेम. और अगर हम उनको पहले भी शायद यूटिलाइज कर लेते हैं तो शायद हम मुख्तलिफ रिजल्ट देख रहे हो. देखिए मेरी तो जितना टाइम बाजिद भाई के साथ गुजरा ना, 2 चीज़ों पे उनका मशवरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए. एक खाना कहाँ खाना चाहिए और एक 11 कौन सी खिलानी चाहिए. तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त उनका कि ये विकेट बहुत ही क्रूशल थी. अगर आप देखें इससे पहले बाहर बॉल निकाला और उसके बाद ये फ्लिपर ज़रा, और लेंथ बहुत अच्छी थी जिसमें वो पीछे जाना चाह रहे थे बट वो जा नहीं पाए और बॉल स्किड किया, और ये एक बहुत क्रूशल विकेट जो आज हम सीरीज जीते हैं उसमें इस विकेट का बहुत बड़ा रोल है, इस होल्डर जेसन होल्डर की विकेट का. एग्जैक्टली. और तनवीर भाई जो इसके साथ एक बात मैं कनेक्ट करता हूँ वो ये कि हमने जब पहले भी बात की थी उसमें मैडम सना ने भी ये पॉइंट यहाँ स्टूडियो में जरूर रेज किया था कि यार हम एक फुल टाइम स्पिनर नहीं खिलाते. अब जो एक बेस कवर होती हुई नजर आती है इस सीरीज के बाद वो विद सुफियान एंड अब्रार, हमें लगता है कि ये बेस इज कवर्ड फॉर पाकिस्तान. सो मूविंग अहेड, सुफियान एंड अब्रार आर फर्स्ट चॉइसेस इन द स्पॉट. बिल्कुल, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जाएं, आप जेन्युइन बॉलर के साथ सबसे पहले जाएं. अगर आपके पास 1-2 ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, मैंने कल भी शायद ये बात की थी, उसके बाद वो जेन्युइन आपके पास नहीं है तो फिर आप जेन्युइन ऑलराउंडर्स अगर आपके पास नहीं है, पार्ट टाइमर्स के साथ आपने जाना है, तो फिर इससे बेहतर आप जेन्युइन बॉलर के साथ जाएं, जिस तरह आप सुफियान मुकीम के साथ गए. यही सुफियान मुकीम अगर बांग्लादेश की सीरीज में होता तो जरूर हमें कहीं ना कहीं फायदा भी होता. देखिए उसकी बॉल को पिक करना इतना इजी नहीं है. ठीक है, मैं अभी भी कहता हूँ कि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन उस लेवल के नहीं है, लेकिन उसको खेलना इतना इजी नहीं है. उसका जो शोल्डर है, आर्म जो है वो बहुत क्विक घूमता है, उसकी वजह से उनको रीड नहीं होता कि इसका बॉल किस पेस से आएगा. आपने देखा कि वो जो फ्लाइट के साथ बॉल करता है तो वो समझते हैं शायद बॉल तेज आ रहा है, तो फ्लाइट भी उसको चेक नहीं होती है. तो इस किस्म का बॉलर जो एक डिफरेंट बॉलर है, जिस तरह इब्रार भी है, ये दोनों मुख्तलिफ बॉलर है. इनका जो बॉल करने का तरीकेकार है, ये बैट्समैन को इतनी आसानी से इनके बॉल पिक नहीं होते हैं. तो बाहर बिठा के इनको आप कॉन्फिडेंस इनका खराब कर रहे हैं. एकदम से आप इनको डालेंगे तो फिर इनकी मार अगर लग गई, ठीक है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, नहीं जी ये बॉलर नहीं है. तो जो आपके बॉलर्स अच्छे हैं, जिनको आपने एशिया कप में खिलाना है या आगे खिलाना है, तो फिर वो जो बॉलर्स हैं उनको जो है आपने पूरे मौके देने. एक बात अभी थोड़ा पीछे जाऊंगा, ये सना ने एक बात की थी कि एशिया कप में सऊद शकील से ओपन कराई गई. देखिए वो वजह ये थी कि जब फखर जमान अनफिट थे, फिर साइम अयूब अनफिट थे, तो इसमें हमारी सिलेक्शन कमेटी का मसले मसाइल थे, जिनको पता होना चाहिए था कि यार हमने जेन्युइन ओपनर्स रखने हैं, हमने स्पिनर्स लेके आने हैं. तो उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से फिर सऊद शकील को हमने ओपन कराई. और भी मसले मसाइल थे. तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं.
लेकिन अब जो टीम आपको नजर आ रही है या जो चीजें बेहतर हो रही हैं, कोशिश करें इन्हीं प्लेयर्स को कंटिन्यू चांसेस दें। ठीक हो गया तनवीर भाई, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। वक्फे से पहले हमने सुफियान और अबरार के हवाले से बात की कि यार वो बेस तो जरूर कवर्ड लगती है। मैं जरा अगर कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बात करूँ, जिसमें पेसर्स और स्पिनर्स दोनों की भी बात करूं, तो ऐसा जरूर लगता है कि अदर देन 1 और 2 ब्लेमिशेस शायद पाकिस्तान ने ये बेस भी अपनी कवर कर लिया। बट मैडम सना, हाउ डू यू सी अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 ऑफ दोज ब्लेमिशेस, शाहीन ने कम बैक किया, हारिस रऊफ आए सीरीज के अंदर, हमें वापस जलवागर होते नजर आए, हसन अली आए, ऐसा लगा कि शायद हम वी कमिंग बैक एज अ यूनिट टुगेदर, अगर अब हम सिर्फ बॉलिंग यूनिट की बात करें। जी, बेहतरी आपको नज़र आ रही है। शाहीन की कुछ जो नए बॉल से परफॉर्मेंस पहले मैच में अच्छी नज़र आई। हारिस रऊफ की आज बॉलिंग काफ़ी बेहतर नज़र आई। पहले मैच में ज़रा वही इसमें आ सकते, 11 का हिस्सा बन सकते। तो एक हसन अली का थोड़ा सा एक फैक्टर नज़र आया कि वो आपको देखना होगा। और फ़हीम अशरफ को यू हैव टू यूज़ हिम एज अ 6th बॉलर, 5th बॉलर के तौर पे अभी उनका रोल मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हमें ये देखना ज़रूर होगा कि जब भी फ़हीम अशरफ खेलते हैं, यू नीड टू हैव 5 अदर बॉलर्स और उनको आपको 6th बॉलर के तौर पे यूज़ करना होगा। अदरवाइज आपकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक फिर नज़र आती है। एग्जैक्टली। और जहाँ सिर्फ स्पेसिफिकली तनवीर भाई फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात करूँ, तो जो एक और बात है वो जाहिर सी बात है जो ज़रूरी भी है कि क्या नसीम शाह आपको T20 सेटअप में नजर आते हैं? क्योंकि अगर हम रिसेंट पास्ट में देखते हैं, हमें सलमान मिर्जा भी नजर आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास, पाकिस्तान के पास अब इनफ आर्सेनल है, अब इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना बाकी है। देखिए, मुझे तो नसीम शाह ओडीआई क्रिकेट में भी नजर नहीं आते। जो उनकी फिटनेस है, जो मुझे फिटनेस लगती है, जो जिस तरह वो भाग रहे हैं या जिस तरह वो बॉल कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि वो 100% फिट है। अगर वो फिट हो तो नो डाउट वो बहुत अच्छा बॉलर है और T20 क्रिकेट खेल भी सकता है। लेकिन आई थिंक वो फिटनेस की वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रह रही। अभी आप ओडीआई की टीम में हैं, आप देखें उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता। देखिए, अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं ना, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। मैं कहता हूं कि आपके पास मोहम्मद हसनैन भी है, आपके पास खुरम शहजाद। देखिए, खुरम शहजाद का आपने जो नाम लिया ना, पर्सनली मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। वो वाइट बॉल क्रिकेट में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, अगर हम PSL में देखें, और वो डोमेस्टिक में भी 4 डे क्रिकेट में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अभी इंग्लैंड भी वो काउंटी क्रिकेट खेलने गया हुआ है, वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। उस लड़के को थोड़ा नजर में रखना चाहिए। ये मत देखें कि हम 19 साल का लेके आएंगे, 18 साल का लाएंगे या 20 साल का लेके आएंगे, ज्यादा क्रिकेट खेलेगा। नहीं, जिसके पास एक्सपीरियंस है, अगर वो 30-31 साल का भी है, अगर उसको एक्सपीरियंस है, वो स्टिल फिट है और अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको जरूर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका दें। जो मैं 2-3 और फास्ट बॉलर्स की मैं बात करूं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, लॉट फास्ट बॉलिंग में, यानी कि अच्छा कंपटीशन है, बिल्कुल कंपटीशन है हमारे पास। बस ये है कि जिन जिन लड़कों को मौके मिलते हैं वो परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, अपनी नींद पूरी करें, क्रिकेट पे फोकस करें। जब आप ये चीज, इन चीजों से भी जब हट जाते हैं ना, ठीक है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी क्रिकेट है, उसके ऊपर आपका जो वो परफॉर्मेंस जो आपकी रह जाती है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, डाइट पूरी नहीं करते, सही तरीके से अपना फोकस नहीं होता, तो हमारे लड़कों में भी कहीं ना कहीं इश्यूज रहते हैं, वो क्रिकेट से हट जाते हैं। जरा थोड़ा सा नाम हो, PSL में परफॉर्म किया, कभी कौन सा स्टाइल आ जाता है, कभी कौन सा स्टाइल आ जाता है। यार, हम जब खेल रहे थे, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट 14-15 साल खेली, 5 टेस्ट मैच खेले, 2-2.5 साल टीम में रहा। हमें नहीं पता था कौन सा स्टाइल बनाना है, कब कॉलर खड़े करने, कब लंबे बाल रखने, कब क्या स्टाइल बनाना है। तो हम तो नॉर्मल आउट भी करते थे, चले जाते थे अपना। अब सोशल मीडिया के चक्कर में सारे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये ना फोकस इन लोगों का हट जाता है। ठीक हो गया तनवीर भाई, मेरा फोकस भी आगे पीछे हो जाएगा। मैं भी जरा थोड़ी सी फोकस कॉन्वर्सेशन करने आऊंगा, इस जानिब भी आऊंगा मैं जरा। मैडम सना, अब जो एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट इंडीज के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की ये 7वीं कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज विन है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और रिसेंट पास्ट में वेस्ट इंडीज बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। व्हाट आर द रीजंस यू सी उनके डाउनफॉल का? देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक नॉन फैक्ट है कि उनकी जो पेमेंट्स स्ट्रक्चर्स हैं वो उतने लुक्रेटिव नहीं है। तो बहुत से उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो लीग्स खेलने चले जाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी मिसाल निकोलस पूरन के टैलेंट के प्लेयर की है कि वो इतने टैलेंटेड प्लेयर और इतनी यंग एज में 31 ईयर्स में उन्होंने रिटायर। दुनिया की कोई लीग नहीं है जो वो नहीं खेलते और जो जहाँ पर लीग वाले उनको नहीं बुलाना चाहते, पर अपनी नेशनल टीम को वो रिप्रेजेंट। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे आपकी इसी बात से, जो मुझे याद भी है कि वेस्ट इंडीज के मुतअद्दिद खिलाड़ी जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग्स में हॉटेस्ट एसेट्स होते हैं।
व्हाई इज इट कि इनका राइटफुल कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता अगेंस्ट एनी टीम? उसकी एक तो बहुत बड़ी मिसाल यही कॉन्ट्रैक्ट्स की है, और उसमें जब आप बोर्ड से बात करें तो उनके पास भी एक बड़ा वैलिड रीज़न है कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट चलाने में इतना पैसा लग जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स कि आपको फ्लाइट्स लेनी है और वो सारा, कि उनके लिए फिर पैसा बाकी बाद में बचता भी कम है। तो ये भी एक प्रॉब्लम उनका बड़ा जेन्युइन किस्म का प्रॉब्लम है। पर जितना फ्लेयर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के अंदर है वो अगर हम, और क्योंकि एक तो वो लीग्स बहुत खेलते हैं तो इंजरीज भी बहुत होती हैं। अगर आप देखें इस वक्त इनके 5 बड़े नाम इस सीरीज़ में भी नहीं है, रोवमन पाल नहीं है, और भी पिछले दिनों हमने लुइस नहीं है, हेथमायर इंजर्ड हो गया पिछले मैच में, ब्रेंडन किंग इंजर्ड हो गए, तो अभी एल्जारी जोसेफ, सो ये वो नाम भी नहीं थे जो इनके हर वक्त अवेलेबल हों। तो इनका जो लोड है वो भी मॉनिटर प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि प्लेयर्स की कोशिश ये होती है क्योंकि हम अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बना रहे तो हम मैक्सिमम लीग्स खेलें, और बोर्ड भी उसको ज़्यादा रोक नहीं पाता क्योंकि उनको भी पता है कि हम इनको प्रॉपरली पे नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से एक वर्कलोड मैनेजमेंट की जो बात है कि आपके राइट टाइम पर सारे अवेलेबल जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल हों, वो नहीं हो पाता वेस्ट इंडीज़ का। अदरवाइज टैलेंट की अगर हम बात करें, स्किल की बात करें, दे हैव एम्पल ऑफ दैट फॉर स्पेशली फॉर T20 क्रिकेट। एग्जैक्टली। और जहां टैलेंट की बात हुई है तनवीर भाई, अगर हम इस सीरीज में भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको काफी सारे मौके इस तरह के जरूर मिले, लेकिन आज ही अगर हम इस मौके की बात करें तो ओपनिंग पार्टनरशिप उनको इतनी तगड़ी, एलिक की और जूल की ऐसी तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप मिली जिसके ऊपर वो कैपिटलाइज ही नहीं कर पाए। कि आपने मैच खराब करवा दी है। शायद अगर उसकी जगह ये इन तीनों में से कोई एक होता जिनके नाम लिए हैं तो शायद पोजीशन कुछ डिफरेंट होती। देखिए वेस्ट इंडीज का भी वही हाल है, सियासत जिस तरह भी बात हो रही थी उनमें सियासत बहुत है, ठीक है, उनके मेरिट का सिस्टम नहीं है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि जितने भी, जिस तरह भी आपने जिक्र किया था ना कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो लीग क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हॉट है, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अब मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो परफॉर्म करता है वो ज़्यादा बड़ा प्लेयर होता है या जो लीग्स क्रिकेट में परफॉर्म करता है वो सबसे बड़ा प्लेयर होता है? तनवीर भाई इसके लिए मुझे जूम पे आना पड़ेगा। सुने ना, मुझे जवाब देना आएंगे और मैं आपकी जगह हूँ। ये सोच लेना, ये स्टूडियो आ गए तो तुम्हारी तो छुट्टी। सुन तो ले। जी, अगर कोई मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे इस बात के ऊपर। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का या लीग का जो परफॉर्मर है वो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसका मतलब क्या है? उसका लेवल इंटरनेशनल क्रिकेट का नहीं है, ठीक है, वो लीग क्रिकेट का है। तो फिर क्रिस गेल को यूनिवर्सल बॉस क्यों बोला जाता है? उसके तो T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं जो समझता हूं तो वो फिर लीगों का प्लेयर है। जो उसका फॉर्मेट था उसमें तो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स बना के बुरा हाल कर देना चाहिए था। समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उससे ज्यादा रन तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम के 4500 रन। चले बाबर आजम पे तो बात आगे, लेकिन जो सवाल सुने, वो फिर यूनिवर्स बॉस क्यों है ये मुझे बता दें। जी मैं इधर ही आ रहा हूँ। देखिए बात ये है, और मैं, मेरा ख्याल है सना आप ही इस सवाल का जरूर जवाब दें क्योंकि आप ही का बनता है, और जो सिर्फ मेरी राय इस पे वो ये है कि हम अब इसको डिनाई नहीं कर सकते, यू नो, सो वी नीड टू स्ट्राइक बैलेंस समवेयर। और जहाँ पे हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं, इट इज एसेंशियल। हो अगर दुनिया में बाकी सब खिलाड़ी खेल रहे हैं तो हम अपने वालों को नहीं मना कर सकते, अपने वालों की बात करें वो खेल रहे हैं तो बाकियों को नहीं मना कर सकते। आई थिंक ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ये सवाल होना चाहिए। देखिए मना किया जा सकता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरह पे करना शुरू कर दें। ऑस्ट्रेलिया के सारे फास्ट बॉलर्स ने अब जाके दोबारा लीग क्रिकेट शुरू की है पिछले 1-2 सालों में। मिचेल स्टार्क की बात कर लें, पैट कमिंग्स की बात कर लें, क्योंकि वो उनको इतना अच्छा पे करते हैं कि उनको लीग्स खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो या तो अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप एक्सेप्ट करें कि भाई हम वहाँ पर नहीं है, तो वी विल हैव टू अलाउ प्लेयर्स, और फिर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें ताकि प्लेयर्स की भी कोई बिटरनेस ना है। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है अगर आप इसको समझें, प्लेयर्स की भी पॉइंट ऑफ व्यू समझें और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। इसका हल सबसे इम्पोर्टेंट यही है, स्केड्यूलिंग आपको बेहतर करनी पड़ेगी। इसके ऊपर हमने एक पूरी रिपोर्ट भी की थी वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन का, जिस वक्त मैं हिस्सा हूँ। उसके अंदर हमने पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 200 इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, प्लेयर्स के थ्रू, कोचेस के थ्रू, ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिस्ट, हर एक से हमने बात की। तो उसका जो मेन हल वही निकला है कि यू विल हैव टू हैव विंडोज़ फॉर इंटरनेशनल एंड लीग क्रिकेट। आपको दोनों की विंडोज़ को सेपरेट करना पड़ेगा। एक टाइम आएगा कि आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी क्रीम ऑफ प्लेयर्स है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स लीग, और इसमें कोई शक नहीं है। अभी तो सिर्फ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही है बिकॉज उनके पास पैसा नहीं है बोर्ड में, पर ये बाकी भी जो दुनिया की नेशंस हैं, बाकी भी बोर्ड्स हैं, इनका भी फ्यूचर यही आगे बन सकता है अगर इसके ऊपर अभी से प्रोएक्टिवली काम ना हुआ तो।
एग्जैक्टली अच्छा, क्या ये हो सकता है, ये आउट ऑफ द ब्लू एक सवाल ज़हन में आया और वो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम T20 फॉर्मेट जो है वो उसको लीग्स तक ही महदूद कर दें, ये हो सकता है? देखिए मज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ T20 क्रिकेट इंटरनेशनल भी रहे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो टूर्नामेंट्स है, मे बी जैसे आप वर्ल्ड कप हर 2 साल में करते हैं, हमें उसको नज़रसानी करनी पड़ेगी कि हम इसकी जगह पे हम कोई ऐसी चीज़ कर सकें, चैम्पियंस जो हम कप कहते हैं या बाकी चीज़ें कर सकें, जिसको आप एक साल में उसको कर लें और दूसरे साल में किसी और चीज़ को कर लें, बट आप अभी प्लेयर्स को रोक नहीं सकते। सो ये चीज़ आपको समझ आनी पड़ेगी, अनलेस यू कैन पे देम एज ऑस्ट्रेलिया इज पेइंग। एग्जैक्टली, एंड नॉट जस्ट प्लेयर्स, मेरे ख्याल है ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर हम लीग्स के हवाले से बात करते हैं, दीज आर मनी मेकिंग मशीन्स फॉर द बोर्ड्स एज वेल। हम जरा अब थोड़े वक्फे की जानिब बढ़ना चाह रहे हैं। वेलकम बैक एंड अ क्विक रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स हू आर आउट देयर। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टॉप ऑर्डर में बहुत ही तगड़ी किस्म की पार्टनरशिप देखने को मिली इन बिटवीन साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब, which was a crucial moment for Pakistan, changed the game forever for Pakistan। और दूसरी तरफ देखते हैं तो वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स को खातिर खा आज बॉलिंग नहीं ज़ेरे आब ला सके, और जब वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी आई तो ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को थ्रेटन किया अपनी टॉप ऑर्डर की पार्टनरशिप के साथ, बट इवेंचुअली पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत सारी रेजिलियंस दिखाई, और नॉट जस्ट रेजिलियंस, अंडर प्रेशर उन्होंने सकम नहीं किया और सीरीज क्लिंच करने में कामयाब हो गए। लुकिंग एट कि अब जो 3 वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान खेलेगा इन ट्रिनिडाड, पहला अगस्त 8 को ऑन जुम्मे को इंशाल्लाह रात के 11 बजे आप देख पाएंगे ऑन PTV स्पोर्ट्स। हम भी इंशाल्लाह स्टूडियोज में कोशिश करेंगे कि एक खातिर खा तज्जिया ज़रूर करें कि हमारा वनडे इंटरनेशनल के हवाले से जब हम बात करते हैं कि स्क्वाड कैसा है, क्या हम एक तगड़ी परफॉर्मेंस पुटअप कर सकेंगे, और देखते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे ये बात करना बहुत ही ज़रूरी है। सो सबसे पहले मेरा ख्याल है मैं मैडम सना से ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू सी कंपटीशन इन दी वनडे सीरीज, और जो होगी भी वेस्ट इंडीज़ में, तो कंडीशंस, प्लेयर्स, स्क्वाड, हाउ डू यू सी इट? अगेन वंस अगेन बैलेंस स्क्वाड ज़रूर है, बट ह्यूज प्रेशर ऑन बाबर एंड रिजवान। हम सबको पता है ये वर्ल्ड कप ईयर है, सबको पता है कि उनकी विलिंगनेस ज़रूर है T20 खेलने की, वो बिग बैश में भी जाना चाह रहे हैं, तो वो चाहेंगे इस सीरीज़ में रन्स करना। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि इस ODI सीरीज़ को T20 में तब्दील किया जाए, तो काफ़ी देर तक इन प्लेयर्स के लिए अनसर्टनिटी थी कि क्या हम ये सीरीज़ खेल भी रहे होंगे कि नहीं। सो ह्यूज सीरीज़ फॉर बोथ ऑफ देम, कि उस प्रेशर को कि कैसे हैंडल कर पाएंगे। आई थिंक इंडिविजुअली भी बड़ा ज़रूरी है, और फिर अगर हम स्क्वाड्स में देखें, ऑब्वियसली रिजवान खुद कप्तान है यहाँ पर, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में आपको नज़र आए पहले, बाबर आजम है, अबरार, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान लगता है कि शायद इस सीरीज़ का हिस्सा ना बन पाएँ, जो उनकी अब हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है। हसन अली आपके पास, जी हसन अली आपके पास है, हसन नवाज आपके पास हैं, हुसैन तलत फिर बन जाते हैं टीम का हिस्सा, और मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह को भी देखने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, उनकी फॉर्म कैसी है, क्योंकि नसीम शाह और शाहीन को इसीलिए आज रेस्ट दिया गया क्योंकि आगे लोड होगा उनके वनडे। और आपको अच्छा बैलेंस भी नजर आता है, और जहाँ पे आपने बाबर आजम और रिजवान की बात की कि उनके ऊपर काफी प्रेशर होगा, तो उनके जो एंजल है उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी तनवीर भाई, कैसे देखते हैं बाबर को और रिजवान को इन ODIs? देखिए, एक तो खुशी मुझे हुई, स्टूडियो में एक बंदा मुझे ऐसा मिल गया है जो क्रिकेट के ऊपर बात करता है और बाबर आजम को सपोर्ट करता है। ये अब मैं जरूर कह सकता हूँ कि एक सना मिल गई है मुझे कि कम से कम चलो कोई है तो सही बाबर को सपोर्ट। गेम ऑन है कि सारा पैनल ही सपोर्ट करता है बाबर को? सर नहीं, हो गया है, सारे क्रिकेटर उसके अगेंस्ट है भाई, सुबह से लेकर शाम तक उसके खिलाफ लगे रहते हैं। उसकी अच्छी चीजें तो किसी को पसंद ही नहीं। हमारे पैनल में ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है। सही है। इसकी देखें, एक चीज बिल्कुल सना ने सही बोली है, और मैं भी यही कह चुका हूँ कि बाबर और रिजवान के ऊपर प्रेशर है। एक तो खैर रिजवान का कोई इतना आउट ऑफ फॉर्म का मसला नहीं है, बाबर का आउट ऑफ फॉर्म का बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। जब वो वापस आए हैं, उनकी जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर है, उन्होंने रन्स करने हैं। और मैं ये भी बोल चुका हूँ कि अगर बाबर आजम ने अपनी सिलेक्शन एशिया कप में करवानी है, ठीक है वो डिफरेंट फॉर्मेट है, T20 है, ये वनडे है, तो बाबर आजम को कोई ना कोई ऐसी इनिंग खेलनी पड़ेगी कि उसके ऊपर से भी प्रेशर हटे, और मेरे ऊपर से भी स्टूडियो में जो बैठा हूँ या जहाँ भी बैठा हूँ, मेरे ऊपर से भी प्रेशर हटे कि बाबर आजम जो है वो रन्स करने लग गया। वरना आप लोगों ने मुझे नहीं छोड़ना, सवाल पे सवाल करना। हाँ जी, हुण दसो की होया। अच्छा ठीक है, चले स्कोर की तो बात करेंगे ना, लेकिन जो सबसे पहली बात है जो अभी तक शायद वाजे नहीं है, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर ने ओपन भी किया, तीसरे नंबर पे भी नजर आए,
आपकी राय के मुताबिक बाबर का कौन सा नंबर बनता है? देखिए, बाबर आजम को तीसरा या चौथा नंबर, इन 2 नंबर में से उसको खेलना चाहिए। ज्यादा मेरे ख्याल है चौथा नंबर उसको सूट करता है, क्योंकि जो चौथे नंबर का प्लेयर होता है वो उसके लिए जरा मुश्किल कंडीशन इस वजह से होती है, और वो यूज टू भी होता है, क्योंकि जब वो आएगा बैटिंग करने उस टाइम अगर ऊपर से अच्छा आपको स्टार्ट मिला हुआ है तो इम्प्रोवाइजेशन, सिंगल डबल्स करने में ऐसे प्लेयर का कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होता है। तो इस किस्म का प्लेयर हमें वैसे ही 50 ओवर की क्रिकेट में चाहिए, जो कि वो टीम में है भी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहा है, जिस तरीके से वो माइक हैसन उसके साथ बातचीत कर रहा है, माइक हैसन की बातों से या उसको वो जिस तरह मेहनत करवा रहा है, ये चीजें बता रहा है, उससे लगता ये जरूर है कि उसने बिल्कुल उसको साइड लाइन नहीं किया है। वो शायद चाह रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें इसकी बेहतर हो, और मैं इसको आगे T20 क्रिकेट में या व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो चाहता है कि इसको मैं कंटिन्यू ठीक हो गया। इम्पोर्टेंट ये प्लेयर्स हैं, रिजवान भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है, वहां बॉल ब्रेक हो सकता है, लो रह सकता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान की टीम है ये अभी भी ओडीआई क्रिकेट में भी वेस्ट इंडीज से बहुत अच्छी टीम है। ठीक हो गया तनवीर भाई, थैंक यू सो मच। और चूंकि मैडम सर हम बाबर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर हम चौथे नंबर के हवाले से ही बात करते हैं, जैसे तनवीर भाई ने रेकमेंड किया कि बाबर का चौथा नंबर बनता है। अब जो चौथे नंबर का बैटर है वो एक तो एंकर भी करेगा, ना सिर्फ एंकर करेगा, वो फिनिश भी करेगा गेम को। तो आपको लगता है कि बाबर के लिए इट विल बी इजियर टू एंकर एंड देन फिनिश द गेम? आई थिंक बाबर की जो सबसे ज़बरदस्त एवरेज है, जो रन्स हैं, जो सब मैक्सिमम रन्स किए हैं वो नंबर 3 पे उन्होंने किए हैं। 5000 से ऊपर रन्स हैं, एवरेज उनकी 60 रन की उस नंबर पर है। तो वन डाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है वनडे क्रिकेट में। आई थिंक मुझे तो लगता है उनको वहाँ पे खेलना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज़्यादती हुई उनके साथ जब उनको ओपन कराया गया, जब वो पहले भी फॉर्म में नहीं थे, क्योंकि एक तरफ आप चाहते हैं कि सर्कल का दायरे का इस्तेमाल हो, आप वो 10 ओवर जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट और अटैकिंग क्रिकेट खेलें, दूसरी तरफ आप बाबर आजम को उनके कंफर्ट जोन से पुश करते हैं। वन डाउन का फ़ायदा ये कि अर्ली विकेट गिर जाती है तो आप तब भी थोड़ा सा अपना टाइम ले सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तब भी आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। तो बाबर को वो नंबर बहुत सूट करता है, और वहाँ पर बैक टू बैक विकेट्स आप नहीं चाहेंगे। नई बॉल से कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि बैक टू बैक विकेट्स खेले। तो टेक्निकली अगर सबसे साउंड बैटर देखें तो वो बाबर आजम ही आपकी टीम में, तो आप चाहेंगे कि वन डाउन की पोजीशन पे वो जाएं ताकि आपकी बैक टू बैक नई बॉल से विकेट्स ना गिरें। जनरली जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई थिंक जो बाबर का वनडे में रिकॉर्ड है वो तो सबके सामने ही है। मतलब आप फास्टेस्ट टू 5000 रन, सबसे कम इनिंग्स उन्होंने ली 5000 रन बनाने में, तो वहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। और आई होप कि वो रन्स करें, हम सब चाहते हैं रिजवान भी रन्स करें, बाबर भी रन्स करें, और उसके बाद जो आपकी 11 बेहतरीन बनती है, चाहे वो वनडे की हो चाहे T20 की हो, वो हो। हमारी सोच यही होनी चाहिए, और आई होप कि वो इस सीरीज़ में जो जितना प्रेशर है अपने से वो ऑफ कर सके। एग्जैक्टली। और जहां हमने बैटिंग की बात की, मैं जरा एक नज़र जो है ना दोबारा एक रिवीजन करना चाहता हूँ, स्क्वाड के हवाले से बात करूंगा दोबारा, क्योंकि मैं बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग की प्रिसाइजली ओडीआईज में बात करना चाहता हूँ। बॉलिंग के हवाले से, अगर फास्ट बॉलिंग के हवाले से हम बात करते हैं, नसीम शाह में नज़र आते हैं, शाहीन शाह अफरीदी नज़र आते हैं, हमें हसन अली नज़र आते हैं। तो आई मीन ऑब्वियसली अगर हम फ़हीम अशरफ की बात करें तो आई थिंक दैट ही विल स्टैंड अ चांस, लेकिन मैं हुसैन तलत को भी अब हम देख रहे हैं। तो तनवीर भाई, 10 ओवर्स का स्पेल होता है, लंबा स्पेल होता है फास्ट बॉलिंग में। आप किन लड़कों को, किन 3 बॉलर्स को जो है वो आप कहेंगे कि यार मैं इनके साथ जाना चाहूंगा? देखिए, शाहीन अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, हसन अली भी हैं, लेकिन फिलहाल हसन अली की जो अभी T20 में फॉर्म है, शायद ये ओडीआई क्रिकेट में ना हो, तो इनको ना खिलाएं। नसीम शाह जो हैं वो उनको खिलाया जाए। देखिए, फ़हीम अशरफ को हम पीछे रख नहीं सकते, वो इस वजह से क्योंकि वो तो एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, उनको तो एक जेन्युइन ऑलराउंडर की सूरत में खिलाया जा रहा है। तो उनसे पूरे ओवर करवाने चाहिए, फिर उनको पूरी बैटिंग करवानी चाहिए। हुसैन तलत की अगर हम बात करें तो माइक हैसन की सोच ही यही है कि पूरे 15 के 15 ऑलराउंडर्स भर दें, बाकी जो जेन्युइन उनको साइड पे कर दें। तो हुसैन तलत को लगता है उसको लाने की कोशिश भी यही थी कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी जो है वो कर लेते हैं। तो हमारी जो फास्ट बॉलिंग है वो जो अगर मुझसे पूछे तो नसीम शाह हो गए, शाहीन हो गए और हारिस रऊफ हो गए। ये तीनों जो है ये ओडीआई में, पहले ओडीआई में ये तीनों तो जाने चाहिए। बाकी जो मैंने बाबर आजम की जो चौथे नंबर की बात की थी वो मैंने इस वजह से की थी क्योंकि अभी वो आउट ऑफ फॉर्म है। अगर जिस तरह सना ने बोला ना कि शुरू में ओपनर फौरन आउट हो गए, तो हो सकता है वो तीसरे नंबर पे आए तो उनको नया बॉल डिस्टर्ब करता है। तो चौथे नंबर पे अगर वो कुछ टाइम के लिए आए तो उस टाइम तक बॉल जो है वो थोड़ा पुराना हो जाता है, इतना सीम स्विंग होता नहीं है।
तो उसमें हो सकता है उनको थोड़ा सा सेट होने में, एडजस्ट होने में उनके लिए आसानी हो, क्योंकि नया बॉल आते ही उनको एक प्रॉब्लम है बाबर को कि वो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, वो आते ही ज्यादा बॉल को देखते नहीं है, लेफ्ट करते हैं, वो जाते ही शॉट्स मार के अपना कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि 2-3 बाउंड्रीज लग जाए, मेरा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो उस पे टेक्स ना कर जाए। इस वजह से मैं कह रहा था कि अगर चौथे पे कुछ टाइम के लिए वो आता है वो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है तनवीर भाई, ठीक है। मैं ऑब्वियसली चूंकि अब बॉलिंग के हवाले से बात कर रहा था, लेकिन तनवीर भाई सर्टली जब आपने बात की तीसरे नंबर की, चौथे नंबर, उस पर अपना कमेंट जरूर। मैं तनवीर भाई आता हूँ वापस आता हूँ जो आपने ऑलराउंडर्स के हवाले से बात की, हुसैन तलत और फहीम अशरफ, सो व्हिच वन डू यू थिंक दैट पाकिस्तान नीड्स टू कैरी फॉरवर्ड? देखिए, अब फॉर्मेट्स अलग हैं। अगर हम फहीम अशरफ को देखें तो T20 में ज़्यादा सूटेबल हैं। हुसैन तलत, हाँ, हुसैन तलत का T20 का मुझे इतना समझ नहीं आता। अगर ODI की भी बात करें तो अब देखना होगा। मैंने टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा इनकी अभी रिसेंट वनडे क्रिकेट नहीं देखी, पर जो मैंने फहीम अशरफ का चैंपियंस ट्रॉफी में देखा वो कोई बहुत इम्प्रेसिव आपको नज़र नहीं आ सके अनफॉर्चुनेटली वनडे क्रिकेट के अंदर। हुसैन तलत की भी ज़्यादा डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस हैं, उनको इतना अभी इंटरनेशनल मौका नहीं मिला। तो अब इसमें से जो कॉल है वो आई थिंक अभी तो आपको जो करंट फॉर्म है उसमें आपको शायद फहीम अशरफ को ही बेहतर आपको नज़र आए कि आप उनको यूटिलाइज करें, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड कप ईयर एज वेल। बट आई एम वेरी होपफुल कि आमिर जमाल भी ज़रा फिट हो जाएं, बिकॉज आई थिंक ही इज़ वन ऑलराउंडर जो कि दोनों फॉर्मेट्स में बड़ी अच्छी तरीके से सेट हो सकते हैं। तो आई थिंक अभी ये स्लॉट भी उसी तरह पूरा फुली कंफर्म नहीं है जहाँ से मैं देखती हूँ टीम को, कि आपको देखना होगा एक फिट जो आमिर जमाल है वो जब आते हैं तो हुसैन तलत क्या स्क्वाड में जगह बना पाएंगे या फहीम अशरफ क्या उनसे ऊपर प्रायोरिटी ले पाएंगे। बट अभी के लिए आई थिंक फहीम अशरफ के साथ ही जाएंगे 11 में। ठीक हो गया। और तनवीर भाई आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, फहीम अशरफ, ये मैं अपनी लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। फहीम अशरफ हो गए, खुशदिल शाह हो गए, इफ्तिखार हो गए, शादाब खान हो गए, ठीक है, और 1-2 और प्लेयर्स हैं। ये प्लेयर्स मेरी लिस्ट में नहीं है, उसकी रीजन ये है कि ये वो प्लेयर, मोहम्मद हारिस हो गए, ये वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम से 5-5, 6-6 दफा इन लोगों के कमबैक हो चुके हैं। तो ये वो लड़का अगर 5-5, 6-6 दफा जिसका कमबैक होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रगल करता है और वो उस लेवल का शायद प्लेयर नहीं है। इसीलिए हम इनकी बार बार बात करते हैं कि यार ये किसी मैच में कुछ करते हैं, किसी मैच में कुछ नहीं करते, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, ठीक है ना। तो इन ये जो 5-6 प्लेयर जो मैंने बताए हैं, ये इस वजह से मैं बोलता हूं कि इनको कुछ पता नहीं होता, एक मैच में करते हैं, 4 मैचेस 5 में कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी टीम का बैलेंस जो है वो बार बार आउट होता है, क्योंकि ये सब लड़के नीचे खेलते हैं और कुछ भी इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं। अभी फहीम अशरफ को देख लें, बांग्लादेश में 50 किया, उसके बाद देख लें क्या हुआ। तो खुशदिल शाह का भी यही हाल है। तो हमारे पास जो 4-5 लड़के हैं, इनको अपनी चीजें बेहतर, क्रिकेट बेहतर करने की जरूरत है कि ये लोग टीम पे बोझ ना बने। ठीक हो गया, ठीक हो गया तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे तो बहुत ही मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़ा एंजॉय किया आपके साथ इस पूरी कॉन्वर्सेशन को, आपके एनालिसिस को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारी कॉन्वर्सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बड़ा जबरदस्त किया और बहुत मजा आया। पहली दफा अगर आप किसी के साथ काम करें तो इतनी जल्दी मेरे ख्याल है एडजस्टमेंट होती नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैं आप दोनों को दाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे संभाल लिया कि ये पता नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया। बर्दाश्त किए नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गेम ऑन में शिरकत करने के लिए। सो वेरी क्विकली टुवर्ड्स द एंड एक आखिरी चीज रह गई है, मैं वो भी पूछ ही लेता हूँ। सुफियान मुकीम भी हमें स्क्वाड में नजर आ रहे हैं। सो हु इज योर फर्स्ट चॉइस स्पिनर टू गो विद इन ओडीआईज? आई थिंक आई वुड गो विद सुफियान मुकीम। मैं तो चाहूँगी मैं उनको ज़रा और देखूँ। अबरार ने भी अच्छी बॉलिंग की हुई है, उन्होंने भी अच्छा खेला हुआ है, बट सुफियान मुकीम जब आपके पास लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिनर हो जाते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा वेपन है जिसको अंडर यूटिलाइज किया गया पाकिस्तान में अभी। और आई थिंक अगर हम इनको बहुत ओवर एक्सपोज ना करें, मिक्स करके खिलाएं, बट स्टार्ट विद सुफियान एंड सी फ्रॉम देयर कि आप अबरार को बीच में किस वक्त वापस ला सकते हैं। ओके, दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैडम सना।